एक कलेक्टर साहब जिनका नाम राजीव होता है, वे अपनी बड़ी सी गाड़ी लेकर एक चाय वाले की दुकान पर जाते हैं और चाय वाले की दुकान पर जाने के बाद वहां पर एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और वहां पर जाकर पूछते हैं कि एक बात बताओ, यहाँ पर आज से कुछ साल पहले एक मोहनदास नाम के व्यक्ति दुकान किया करते थे, वे अब कहाँ पर हैं। चाय वाला जो होता है वो कहता है कि साहब आज से 4 साल पहले वे मुझे यहाँ पर दुकान बेचकर चले गए हैं। और दुकान वाला कहता है कि साहब मैं भी चाय अच्छी बना लेता हूँ और जैसी आप कहोगे मैं ऐसी चाय बना दूंगा, आप बस बताइए कैसी चाय बनानी है। कलेक्टर साहब जो होते हैं, राजीव जो होता है, वो कहता है कि ठीक है 3 कप चाय बना दीजिए। तो वो 3 कप चाय बना देता है। एक कलेक्टर साहब के लिए होती है, एक उनके बॉडीगार्ड के लिए होती है और एक जो उनका ड्राइवर होता है उनके लिए होती है। अब कलेक्टर साहब जो होते हैं मायूस से होकर बैठ जाते हैं और जो चाय वाला होता है जो सोचने लगता है कि ये मोहनदास को क्यों पूछ रहा है और मोहनदास का इतने बड़े आदमी से क्या लेना देना है और मोहनदास के लिए व्यक्ति यहाँ पर क्यों आया है। तभी वो डरा हुआ सहमा हुआ सा कलेक्टर साहब के पास जाता है और कहता है कि साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो कलेक्टर साहब जो होते हैं कहते हैं कि ठीक है तुम पूछ सकते हो मुझसे। वो कहता है कि साहब चाय मैं भी बना लेता हूँ, आप चाय की दुकान पर आकर रुके हैं, लेकिन फिर आप मोहनदास को कैसे जानते हो और मोहनदास से आपका क्या लेना देना है और मोहनदास को आप क्यों पूछ रहे हैं। तो जो व्यक्ति होता है जिसका नाम राजीव होता है, कलेक्टर साहब कहते हैं कि मोहनदास जो है मेरे बहुत ही, मैं इनका आभारी हूँ, मैं इनका एहसान कभी नहीं चुका सकता और मैं इनके बारे में जितनी तारीफ करूँ वही कम है। तो मोहल्ले वाला जो होता है वो कहता है कि साहब ऐसा भी क्या है, क्या लगते हैं आपके रिश्ते में। तो कलेक्टर साहब जो होते हैं उन्हें एक कहानी बताते हैं। वे बताते हैं कि मैं आज से कई साल पहले 7 साल का था और 7 साल का था जब मेरे माता पिता का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। और जब मेरे माता पिता का देहांत हो गया था तो मेरे नाना और मामा मुझे अपने घर लेकर आ गए थे और जब वे मुझे अपने घर लेकर आ गए थे तो वे मुझसे सारा काम करवाते थे और सारा काम करवाने के बाद भी पेट भर खाना नहीं देते थे और मुझे पढ़ने के लिए स्कूल भी नहीं जाने देते थे। मैं बहुत परेशान हो चुका था और परेशान होने के बाद मैं एक दिन वो घर छोड़ देता हूँ। घर छोड़ने के बाद मुझे 2 दिन लग जाते हैं मोहनदास की दुकान पर आने के लिए और मैं यहाँ पर आकर, एक मेज़ पड़ी हुई होती थी, यहाँ पर मेज़ पर आकर बैठ जाता हूँ। जब मैं मेज़ पर बैठा रहता हूँ तो मोहनदास जी जो होते हैं वे कहते हैं कि बेटा चाय पियोगे। तो मैं कहता हूँ कि हाँ मैं चाय तो पीऊँगा लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो मोहनदास जो होते हैं वे कहते हैं कि कोई बात नहीं, वे चाय दे देते हैं मुझे लाकर। और चाय देने के बाद वे फिर मुझसे पूछते हैं कि बेटा क्या बिस्कुट लोगे। तो मैं फिर से कह देता हूँ कि हाँ मैं बिस्कुट भी लूँगा लेकिन मेरे पास 1 रुपया नहीं है आपको देने के लिए। मोहनदास जी जो होते हैं वैसे बिस्किट ला कर दे देते हैं और बिस्किट लाने के बाद जब खा पी लेता है और जब खा पीने के बाद मुझसे फिर पूछा जाता है और थोड़ी देर बाद कहते हैं क्या बेटा तुमने खाना खाया। नाड़ हिला देता हूँ और कह देता हूँ कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तो मोहनदास जी जो होते हैं उनके पास खाना रखा हुआ होता है, वे कहते हैं कि मेरे पास रखा हुआ है तुम खा सकते हो। मैं खाना खाने के बाद वहीं मुझे शाम हो जाती है और शाम हो जाने के बाद जब मैं वहीं पर बैठ रहता हूँ तो मोहनदास जी जो होते हैं वे घर जाने की तैयारी करने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम भी घर जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारे। तो मैं उनसे बताता हूँ कि मेरे कोई मम्मी पापा नहीं है, मेरे मम्मी पापा का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया है। अब जब मोहनदास जी उसकी ये बात सुनते हैं तो वे बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सब कैसे हो गया, तो तुम किसके पास रहते हो। तो मोहनदास जी को राजीव जो होता है बताता है कि मैं अपने मामा और नाना के पास गया था, वहाँ पर मुझसे वे काम करवाते थे और पढ़ने के लिए भी नहीं भेजते थे और मुझसे सही से खाने के लिए नहीं देते थे। तो मोहनदास जी जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम्हें अब जाओगे तो जाओगे कहाँ पर। तो ये लड़का जो होता है राजीव ये कहता है कि मुझे कोई छोटा मोटा काम मिल जाए, बस मुझे खाने के लिए रोटी मिल जाए और पढ़ने के लिए किताबें मिल जाए, मैं वही करना चाहता हूँ और मैं वहाँ पर दोबारा वापस नहीं जाऊँगा। मोहनदास जी जो होते हैं अपनी दुकान बंद करते हैं। दुकान बंद करने के बाद वे कहते हैं कि ठीक है बेटा, मेरे पास इतना जरिया तो नहीं है कि मैं तुम्हें अच्छे से रख सकूं, लेकिन तुम मेरा छोटा मोटा काम कर देना, मैं बदले में तुम्हें 2 वक्त तक खाना भी दूंगा और पढ़ाऊंगा भी। मेरे कोई बेटा नहीं है कि जो घर की जिम्मेदारी संभाल सके, क्या तुम मेरे साथ मेरा घर चलना चाहोगे। राजीव जो होता है वो खुश हो जाता है और कहता है कि ज़रूर चलना चाहूँगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहूँगा। मोहनदास जी जो होते हैं वे उसे अपने घर ले जाते हैं और घर ले जाने के बाद वे अपनी पत्नी से बताते हैं कि इसके साथ ऐसा होगा। मोहनदास की 2 बेटियाँ होती है जिनमें से एक का नाम रीना होता है और एक का नाम सीमा होता है। ये दोनों बहनें स्कूल जाया करती थी। अब स्कूल जाया करती थी मोहनदास जी जो होते हैं राजीव का एडमिशन उसी इनके ही स्कूल में करवा देते हैं। अब ये इन तीनों बच्चों को पढ़ाते हैं। मोहनदास जी अपनी चाय की दुकान करते थे और जो उनकी थोड़ी सी खेती बाड़ी थी उसमें काम करके अपना भरण पोषण कर रहे थे। राजीव जो होता था स्कूल से आकर अपने घर में काम, माँ के साथ काम में हाथ बटा दिया करता था और कभी कभी चाय की दुकान पर जाकर
अपने जो मोहनदास होते हैं उनके काम में हाथ बटा दिया करता था। अभी मोहनदास को अपना पिता मानने लगा था, क्योंकि इसका मोहनदास के अलावा कोई नहीं था और मोहनदास के भी कोई लड़का नहीं था, वे भी इसे अपना बेटा मानने लगे थे। अब ऐसे ही समय बीतता चला जाता है और समय ऐसे बीतता है कि कई साल बीत जाते हैं और कई साल बीत जाने के बाद ये अपनी इंटर कर लेता है और इंटर करने के बाद अपने पिता से कहता है कि पिताजी मुझे बाहर जाना है पढ़ने के लिए। तो मोहनदास जी जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम जा सकते हो। वो कहता है कि मुझे बाहर जाना है और दिल्ली जाना है, दिल्ली में मैं पढ़ना चाहता हूँ, वहीं से मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके एक कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ। मोहनदास जी जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है बेटा। जैसे ही वो मोहनदास जी उसे स्टेशन पर छोड़ कर आते हैं तो मोहनदास जी उससे एक बात कहते हैं और कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हें किसी भी तरह पैसों की ज़रूरत पड़ी तो तुम मुझे बेझिझक होकर फ़ोन कर देना, मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतज़ाम कर दूंगा। अभी राजीव जो होता है ये कहता है कि ठीक है पिताजी मोहनदास जी, मैं आपके पास पैसों के लिए फ़ोन कर दूंगा अगर मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी। अब वो दिल्ली चला जाता है और दिल्ली जाने के बाद वो सोचने लगता है कि मोहनदास जी की 2 बेटियाँ हैं, उनके सर पर जो वैसे ही बहुत बोझ है, मैं उन्हें और बोझ नहीं देना चाहता। वो सोचने लगता है कि मुझे खुद काम करना चाहिए और खुद काम करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालना चाहिए। अब वो दिन में काम करने लगता है और रात में अपनी पढ़ाई करने लगता है। धीरे धीरे उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है और ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद वो यूपीएससी की तैयारी करने लगता है। वो अच्छे से कोचिंग सेंटर में अपना एडमिशन करवा लेता है। अब इस बीच ही मोहनदास जी को भूल चुका था। अब जैसे इसका यूपीएससी में नंबर आता है और यूपीएससी में नंबर आने के बाद इसकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के लिए ये चला जाता है और ये कलेक्टर बन जाता है। और इस बीच ये मोहनदास जी को बिल्कुल भूल चुका था। इसे कुछ याद नहीं था कि मोहनदास जी कौन है या फिर मोहनदास जी ने इसके साथ ऐसा भी क्या है, मोहनदास जी ने इसकी इतनी मदद की है। तो ये कहता है कि मैं ट्रेनिंग के दौरान सब कुछ भूल चुका था और मैं जैसे ही आज इस रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे याद आया कि यहाँ पर मोहनदास जी की दुकान होया करती थी और मैंने अपनी गाड़ी इसलिए रोकी क्योंकि यहाँ पर मोहनदास जी रहते थे। तो बताता है वो लड़का कि नहीं, यहाँ पर मोहनदास जी मुझसे 4 साल पहले दुकान बेच कर चले गए और जब मुझे दुकान बेच कर गए तो उनकी जो हालत थी, तबीयत थी, वो बहुत ही ख़राब थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो राजीव जो होता है वो कहता है कि ठीक है, वो उसके पैसे देता है और पैसे देने के बाद अब राजीव जो होता है मोहनदास जी के घर पर जाता है क्योंकि इसे मोहनदास जी के घर का पता होता है। वहाँ पर जाने के बाद ये देखता है कि वहाँ पर एक लड़की आंगन में खेल रही होती है जिसका नाम रीमा होता है। इसे देखकर पहचान जाता है, मोहनदास जी की छोटी बेटी होती है। तो वो जाकर कहता है कि बेटा तुम्हारे पिताजी मोहनदास जी कहाँ हैं। तो वो रीमा जो होती है वो भाग कर अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वो अपनी बड़ी बहन सीमा को बुला कर लेकर आती है। सीमा जब बाहर आती है, बाहर आने के बाद जब वो कहती है कि हाँ भैया आप कौन, तो वो कहता है कि मोहनदास जी कहाँ पर है। तो जो सीमा होती है वो कहती है कि आपको नहीं पता, मोहनदास जी कुछ साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका देहांत हो चुका है। तो राजीव जब ये बात सुनता है तो वहीं आंगन में एक चारपाई पड़ी होती है, वहीं पर बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। तो रीमा जो होती है उसके लिए पानी लेकर आती है, उस पानी पिलाती है और पानी पिलाने के बाद कहती है कि आप कौन। इतने में सीमा जो होती है वो अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद उसके पिताजी के साथ एक लड़के की तस्वीर होती है मोहनदास जी के साथ, उसे लेकर उठाकर बाहर लेकर आती है। वो एक नज़र से उस तस्वीर को देखती है और एक नज़र से उस कलेक्टर साहब राजीव को देखती है। वो कहती है फिर कि क्या आप मेरे भाई हैं जो आप कुछ साल पहले हमारे साथ रहते थे, मेरे पिताजी के साथ आए थे। मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि तुम्हारा भाई एक दिन जरूर आएगा, क्या तुम वही हो। तो राजीव जो होता है वो बताता है कि हाँ मैं वही हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं मोहनदास जी का बेटा ही हूँ। अब इतने में उसकी माँ जो होती है वो बाहर दूध काट रही होती है घर के पीछे। तो वो आती है और सोचने लगती है कि इतना घर में शोर शराबा क्यों हो रहा है। जब वो आती है तो आकर देखती है और कहती है कि बेटा कौन। तो जो सीमा होती है वो बताती है कि माँ हमारा भाई है राजीव, जो पिताजी कुछ साल पहले हमारे घर में लेकर आए थे और जो हमेशा कहते थे कि तुम्हारा भाई एक दिन ज़रूर आएगा। तो जो है उसकी माँ होती है वो रोने लगती है और कहती है कि बेटा तुम आ गए, हम बहुत परेशान थे। और जो उनकी स्थिति देखता है तो राजीव वो कहता है कि माँ ये सब क्या हुआ और तुम ऐसे क्यों रह रही हो और ये घर की हालत क्या बना रखी है। तो उसकी माँ जो होती है वो बताती है कि बेटा हमारे पास कुछ नहीं है और हमारे पास सिर्फ एक गाय है, इससे हम अपना घर का खर्चा चलाते हैं और अपने घर का भरण पोषण करते हैं। तो राजीव कहता है कि माँ क्यों, पिताजी मोहनदास जी ने तो हमारे लिए कुछ ज़मीन भी रखी थी, वो कहाँ पर गई। तो बताती है कि बेटा वो ज़मीन जो होती है वो हमारे परिवार वालों ने हड़प ली। अब परिवार वालों ने उस पर कब्जा कर लिया और मोहनदास जी के जाने के बाद हमें कोई ज़मीन नहीं दी गई। और जब भी हम उनसे ज़मीन मांगते हैं तो वे कहते हैं कि हमारा बेटा पुलिस वाला है और हमारा भाई पटवारी है। कोई कुछ बता देता है तो कोई कुछ बता देता है और कहता है कि हम तुम्हें जेल में डलवा देंगे, और इसलिए हम उनसे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं पाते। अब राजीव जो होता है वो कहता है कि माँ अब तुम उनके घर जाओ और कहो कि मेरा बेटा आ गया है और अब तुम जेल में जाओगे अगर तुमने हमारी ज़मीन से कब्जा नहीं छोड़ा है।
तो उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि क्यों बेटा तुम पुलिस वाले बन गए। तो जो राजीव होता है वो कहता है कि नहीं माँ, मैं इससे बड़ा बन गया। तो उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि क्या बेटा तुम थानेदार बन गए। तो जो उसका वो बेटा होता है राजीव, वो कहता है कि नहीं माँ, मैं इससे बड़ा बन गया। तो उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि बेटा तुम कौन बने हो। तो वो कहता है कि माँ, मैं कलेक्टर साहब बन गया हूँ। तो उसकी माँ जो होती है वो बहुत खुश हो जाती है। खुश होने के बाद वो भागी हुई अपनी जेठानी के पास जाती है। और जेठानी के पास जाने के बाद वो बच्चों की तरफ से थ्रेड देकर आती है, धमकी देकर आती है और कहती है कि मेरा बेटा आ गया जो कलेक्टर बन गया, अगर हमारी ज़मीन पर कब्जा करे रखा अब भी तो हम तुम्हें जेल में डलवा देंगे। उसकी जेठानी जो होती है उसका मुंह देखती रह जाती है। और इसकी माँ जो होती है उसे धमकी देकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद अपने बेटे की खातिरदारी करने लगती है। अब शाम हो जाते, शाम हो जाने के बाद रात हो जाती है। और रात होने के बाद राजीव जो होता है पूछता है कि मोहनदास जी उसके पिताजी को क्या हुआ था। तो वो बताती है कि उन्हें एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी के चलते हुए दुकान बेच देते हैं और दुकान बेचने के बाद हमारा जो सारा पैसा होता है उसमें ही लग जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। वे इधर उधर की बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि हम कहाँ से रहेंगे और हम कहाँ पर रहेंगे, मैं अपनी बहनों की शादी ऐसे कराऊंगा और ऐसे कराऊंगा। तो दिन निकल जाए, तो दिन निकलने के बाद वो चाय भी पानी कुछ नहीं पीता। वो कहता है कि माँ आप यहीं पर बैठे और रुके, मैं 2 घंटे बाद वापस आता हूँ। वो बैंक जाता है और बैंक जाने के बाद वो वहाँ से पैसे निकालता और पैसे निकालने के बाद घर वापस आता है और अपनी माँ को पैसे देता है और कहता है कि माँ ये मेरी आज तक की कमाई है, ये वे सारे पैसे हैं जो मैंने आज तक कमाए हैं। उसकी माँ जब ये पैसे देखती है तो कहती है कि बेटा इतना तो हमारा सगा बेटा भी नहीं कर पाता जितना तुमने हमारे लिए कर दिया है। तो जो वो लड़का होता है राजीव, कलेक्टर साहब होता है, वो कहता है कि माँ मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, इतना तो कोई सगे माँ बाप भी नहीं होते, मेरे सगे मामा नानी ने मेरा इतना ख्याल नहीं रखा जितना तुमने रखा था। तो जब रोने लगते हैं, एक दूसरे से गले से लिपट कर रोने लगते हैं, उसकी जो बहनें होती हैं वे भी उसके पास आकर रोने लगती हैं और कहते हैं, राजीव जो होता है वो कहता है कि माँ रो मत। तो अपनी बहनों को भी कहता है कि रो मत। अब वे चाय पानी पीते हैं और चाय पानी पीने के बाद वो ड्यूटी चला जाता है। ड्यूटी जाने के बाद अभी राजीव जो होता है वो हफ्ते में एक बार अपने घर आ जाया करता था संडे को। अभी एक दिन सोचता है कि मैं अपनी बहनों की शादी करानी चाहिए। अपनी माँ से कहता है जाकर कि माँ मैं अपनी बहनों की शादी करना चाहता हूँ, मेरे ही बैच में 2 लड़के हैं, मैं उनसे अपनी बहनों की शादी कराना चाहता हूँ। तो उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि बेटा तुम कर सकते हो, तुम अपनी बहनों के लिए बुरा कैसे चाहोगे, तुम जहाँ पर अपनी बहनों की शादी करोगे वो घर अच्छा ही होगा, वे अच्छा ही कर होंगे लड़के। तो अपने जो बैच के लड़के होते हैं उनके साथ के, तो उनसे बात करता है और कहता है कि क्या तुम मेरी बहन से शादी करोगे। तो जो लड़के होते हुए कहते हैं कि हाँ हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उन्हें देखना चाहते हैं पहले। वो कहता है कि ठीक है। कलेक्टर साहब जो होते हैं उन्हें घर लेकर आते हैं। घर आने के बाद अपनी बहनों को दिखाते हैं। वे लड़के जो होते हैं वे दोनों भाई होते हैं और कहते हैं कि हमें ये पसंद है और कितनी इनका स्वभाव कितना अच्छा है, वे दिखने में बहुत खूबसूरत और चंचल होती हैं। वे कहते हैं कि अब हमारे माँ बाप से बात कर लीजिए, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। अब कलेक्टर साहब और की जो माँ होती है वे उनके घर जाते हैं। घर जाने के बाद शादी पक्की कर देते हैं। शादी पक्की करने के बाद रीमा और सीमा की शादी उन दोनों भाइयों से करा दी जाती है और ससुराल चली जाती हैं। ससुराल जाने के बाद अब उस घर में कलेक्टर साहब और कलेक्टर साहब की माँ बसती हैं। अब कलेक्टर साहब जो होते हैं वे सोचते हैं कि माँ तुम यहाँ पर अकेली कैसे रहोगी, तुम भी मेरे साथ वहीं पर चलो जहाँ पर मैं रहता हूँ, जहाँ पर मेरी ड्यूटी जो होती है वो आसान पड़ जाती है। अब उसकी माँ उसके पास चली जाती है और वे दोनों आराम से रहने लगते हैं। लेकिन उसकी माँ के पैर में एक दिन मोच आ जाती है और मोच आने के बाद वो सोचने लगती है कि मेरी उम्र हो चुकी है और मेरे बेटे की शादी की उम्र हो चुकी है और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे का ख्याल बाद में कौन रखेगा। वो सोचती है कि मुझे अपने बेटे की शादी करनी चाहिए। सही राजीव घर आता है। घर आने के बाद उसकी माँ जो होती है उससे बात करती है और कहती है कि बेटा तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारी उम्र हो चुकी है और मैं भी देखना चाहती हूँ तुम्हारी बहू को। तो कलेक्टर साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है माँ, तुम मेरे लिए लड़की देख लो। तो कलेक्टर साहब की जो माँ होती है वो कहती है कि क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं माँ, जिससे आप शादी करना चाहोगी मेरी, मैं उससे शादी करूँगा। तो इसकी माँ जो होती है राजीव की, ये शादी करने के लिए लड़की ढूंढने में लग जाती है और उसे एक लड़की मिलती है जिसका नेचर इतना अच्छा होता है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है और दिखने में बहुत सुंदर होती है। उस लड़की से जाकर कहती है और कहती है कि क्या तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहोगी, मेरा बेटा कलेक्टर है। तो लड़की होती है वो कहती है कि मैं गरीब फैमिली से हूँ और तुम्हारा बेटा कलेक्टर है, तो मैं तुम्हारे बेटे से कैसे शादी कर सकती हूँ। तो वो कहती है कि मेरा बेटा शादी करने के लिए तैयार है, बस तुम हाँ कर दो। तो वो कहती है कि मेरे पिताजी से बात कर लीजिए, अगर मेरे पिताजी ने हाँ कर दी तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब राजीव की जो माँ होती है वो लड़की के घर वालों से मिलती है। घर वालों से मिलने के बाद वो अपने बेटे के बारे में बताती है और जब उसके घर वाले बात सुनते हैं कि उसका बेटा कलेक्टर है तो वे कहते हैं कि हमें इससे बड़ी ज़्यादा खुशी क्या होगी कि हमारी बेटी कलेक्टर के घर जा रही है ब्याह कर। तो वे कहते हैं कि हमें ये रिश्ता मंजूर है, शादी पक्की कर देते हैं। शादी पक्की करने के बाद राजीव के घर वो लड़की ब्याह कर आ जाती है और ब्याह करने के बाद राजीव ड्यूटी जाया करता था और ये
जो इसकी माँ थी और वो लड़की थी, वो हंसी खुशी साथ में रहने लगते हैं। तीनों मिलकर अपने घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि यहाँ पर खून के रिश्तों से ज़्यादा कभी कभी खून के ना रिश्ते जो होते हैं वे भी ऐसा रिश्ता निभा जाते हैं कि खून के रिश्ते भी ऐसे रिश्ते नहीं निभा पाते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको कहानी के बारे में बताना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।